तो दोस्तों, इस सस्पेंस सीरीज के पिछले 5 एपिसोड्स में हमने देखा कि पाओलो का दोस्त मटियो पाओलो को मारकर मैडी को अगवा करके ले जाता है, जबकि दूसरी तरफ डेल पीटर का पीछा कर रहा था। तो अब चलते हैं आगे के यानी कि छठे एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है फैथम्स यानी किसी चीज की पड़ताल करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ सके। तो 6th एपिसोड की शुरुआत भी पास्ट से होती है, जैसा कि हमने सभी एपिसोड्स में देखा था। अब हम देखते हैं कि एक आदमी पानी में डूब रहा था, जिसे असल में रेजिन और डेल ने मौत के घाट उतार दिया था। कुछ देर के बाद रेजिन को नीचे उस आदमी की अंगूठी पड़ी मिलती है। फिर डेल उसे देखकर सख्त आवाज में कहता है, इस अंगूठी को फेंक दो, ये सबूत हमें फंसा सकता है। लेकिन रेजिन इतनी खूबसूरत अंगूठी को फेंकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जबरदस्ती डेल की उंगली में अंगूठी पहना देती है। इस तरह से अब साफ हो जाता है कि वो रॉयल फैमिली वाली अंगूठी डेल की उंगली में कैसे आई। कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ डेल और रेजिन अभी भी पीटर की कार का पीछा कर रहे थे। कुछ देर के बाद रोज को एहसास होता है कि कोई उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहा है। फिर पीटर तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। इधर डेल रेजिन से कहता है, आगे से राइट ले लो, शायद पीटर को पता चल गया है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। फिर राइट मुड़ते ही पीटर और रोज को चैन की सांस आती है। इसके बाद पीटर रोज को सुरक्षित रखने के लिए सिस्को के घर लेकर जाता है। असल में वो रोज को व्हाइट हाउस ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ये सब वाइस प्रेसिडेंट एशले करवा रहे हैं तो जरूर व्हाइट हाउस में कोई और भी उनका साथी होगा, जिसने उस दिन रोज की सीक्रेट सर्विस हटाने का ऑर्डर दिया था। ऊपर से सिस्को एक पुलिस ऑफिसर है और पीटर का पुराना दोस्त भी, इसलिए रोज को सेफ रखने के लिए उससे बेहतर जगह कोई नहीं थी। अब पीटर सिस्को से कहता है, अगर जरा सी भी गड़बड़ लगे तो रोज को लेकर तुरंत घाटी के पास आ जाना। लेकिन सिस्को जवाब देता है कि मेरी गाड़ी अभी यहाँ पर नहीं है। तो पीटर अपनी कार सिस्को को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वाइस प्रेसिडेंट एशले के घर पर बैन पहुँच जाता है। बैन उसे बताता है कि मैडी रात को पाओलो के घर से किडनैप हो गई है। वहाँ ऑफिसर्स को मैडी के कपड़े और एक पैनिक बटन मिला है, वो भी पाओलो की लाश के बगल में। ये सुनकर एशले की परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैडी पहले भी कई बार भागकर लड़कों के साथ डेट पर जा चुकी है। लेकिन इस बार लाश का मिलना बहुत चौंकाने वाली बात थी। इधर चेल्सी और एरिक आर्ट क्लास में जांच करते हैं, तो उन्हें मैडी और मटियो की तस्वीरों वाली ड्राइंग्स मिलती हैं। फिर चेल्सी जब मटियो की तस्वीर के बैकग्राउंड को देखती है तो उसे वो पैटर्न अजीब लगता है, क्योंकि वही पैटर्न उसने मैडी के रूम में भी देखा था। अब बैन चेल्सी और एरिक को बाहर बुलाता है। वो ऑर्डर देता है, चेल्सी अब तुम इस केस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे होते हुए ही मैडी भाग गई। इसके बाद बैन केस की कमांड एरिक को सौंप देता है। लेकिन एरिक बैन को समझाता है, मैं चेल्सी के बिना मैडी को नहीं ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि चेल्सी मैडी की बहुत क्लोज थी और उसे मैडी की हर छोटी बड़ी बात पता है। तो ये सुनकर बैन मान जाता है, लेकिन केस का इंचार्ज एरिक ही रहता है। पर अब चेल्सी बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है कि वो इस केस की इंचार्ज नहीं है। लेकिन एरिक उसे समझाता है, यहाँ कोई हेड नहीं है, हम बस पार्टनर्स हैं और हमारा एक ही मकसद है, मैडी को किसी भी हाल में ढूंढना। अब अचानक चेल्सी को याद आता है कि मैडी ने छत पर एक बॉक्स छुपाया हुआ था और उसने मैडी से वादा किया था कि वो बॉक्स कभी नहीं खोलेगी। फिर चेल्सी वो बॉक्स निकालती है और वो दोनों मिलकर अंदर का सामान देखते हैं। अब उस बॉक्स में उन्हें एवरग्रीन जस्टिस का एक पैम्पलेट मिलता है, जिसमें हूबहू मटियो की तस्वीर वाला ही पैटर्न बना हुआ था। फिर उन्हें इंस्टाग्राम चेक करने पर पता चलता है कि पाओलो शायद एवरग्रीन कम्युनिटी से जुड़ा था, क्योंकि उसकी बनाई तस्वीर और वो पैटर्न एक जैसे थे। इतने में पीटर डायना के ऑफिस पहुंचता है। वो पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? तो डायना बताती है कि मैडी किडनैप हो गई है, जिससे पूरे डिपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई है। डायना पीटर से थोड़ी नाराज थी, क्योंकि उसने रोज को फिर छुपा दिया था। लेकिन पीटर विश्वास दिलाता है, रोज और हार्ड ड्राइव बिल्कुल सेफ है। फिर पीटर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन बताता है, जो उसने हॉकिंस के घर में की थी। अब वो एशले और गार्डन विक की तस्वीरें दिखाता है, यानी साफ था कि वाइस प्रेसिडेंट इन सब में शामिल हैं। हालांकि डायना को यकीन नहीं होता, पर फिर वो कहती है, मैं सभी ट्रैकर्स को इन्फॉर्म करूंगी, लेकिन तुम इस वक्त मेरे साथ ही रहना। अब पीटर उसकी सारी बात समझ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो सिस्को को फोन करता, उससे पहले डायना उसे कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, अपने पुलिस वाले दोस्त से कहो कि रोज को फौरन यहाँ लेकर आए। ये सुनकर पीटर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि रोज सिस्को के घर पर है। फिर डायना के जाते ही पीटर सिस्को को कॉल करता है कि डायना भी उनके साथ मिली है, इसलिए तुम लोग तुरंत घाटी के पास मिलो। फिर सिस्को गाड़ी की चाबी उठाता है और रोज को लेकर निकल जाता है।
लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि रेजिन और डेल उनका पीछा कर रहे थे। तभी पीटर भी सिस्को से मिलने के लिए भागता है, लेकिन डायना के ऑफिसर्स उसे देख लेते हैं और पीछा करने लगते हैं। फिर पीटर उनसे बचता हुआ सीक्रेट हाउस में जाकर छुप जाता है और जब वो लोग चले जाते हैं तो पीटर भाग निकलता है। इधर सिस्को को जब पता चलता है कि डेल और रेजिन पीछा कर रहे हैं तो वो समझ जाता है कि पीटर की कार में ट्रैकर लगा है, जिससे ये लोग बार बार इन्हें ट्रैक कर लेते हैं। इस तरह अब सिस्को अपना दिमाग दौड़ाता है और रोज को कुछ दूरी पर उतारते हुए कहता है कि तुम पैदल घाट के पास पहुंच जाओ, क्योंकि रेजिन और डेल सिर्फ कार का पीछा कर सकते थे। इसके बाद जब डेल अपने डिवाइस में देखता है कि सिस्को की गाड़ी थोड़ी देर के लिए आगे रुकी थी, तो वो समझ जाता है कि उस वक्त रोज उतर गई होगी। इसलिए अब डेल रेजिन से कहता है कि अब तुम सिस्को का पीछा करो और मैं रोज को मारने घाट की तरफ जाता हूँ। इसके बाद कुछ ही दूर जाकर सिस्को गाड़ी को स्लो करता है और वो पुलिस टीम को कॉल करता है, मेरी जान खतरे में है। लेकिन तभी रेजिन उसकी कार को जोरदार टक्कर मारती है और गाड़ी से उतरकर सिस्को को शूट कर देती है। इसी बीच डेल रोज के पास पहुंच जाता है और वो उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेल को नहीं पता था कि पीटर भी घाट पर आ रहा है। इतनी देर में पीटर वहां पहुंच जाता है और डेल को जोर से धक्का देकर रोज से अलग कर देता है। फिर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें डेल पीटर पर हावी हो जाता है। लेकिन तभी रोज डेल के सिर पर एक लकड़ी के डंडे से वार करती है, जिससे डेल घायल होकर कमजोर पड़ जाता है। अब पीटर सोचता है कि मैं डेल को जान से ना मारूं, क्योंकि ये पुलिस का काम है। लेकिन इतने में डेल फायरिंग करने लगता है, तो मजबूरन पीटर को डेल को गला दबाकर उसे मारना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों एक बोट लेकर वहां से भाग जाते हैं, जो पीटर के गॉडफादर जिम की थी। असल में जिम पीटर के पिता का दोस्त था और उन्होंने ही पीटर को बचपन से पाला पोसा था। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण पीटर उन्हें छोड़कर चला गया। खैर, अगले सीन में डायना एशले को अपने ऑफिस में बुलाती है। वो बताती है कि पीटर को सब कुछ पता चल गया है। ये सुनकर एशले को गुस्सा आ जाता है कि पीटर मेट्रो बॉम्बिंग की इन्वेस्टिगेशन करता करता हम तक कैसे पहुंच गया। तो डायना चिल्लाती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। लेकिन फिर वो अपना नया प्लान बताती है कि हम पीटर को जेल भिजवा देंगे और मैडी की मदद से उसे बदनाम कर देंगे, और ये काम आपको करना होगा, वो भी मेरे हिसाब से। इधर रेजिन डेल की लाश को देखकर हैरान रह जाती है। अब वो दौड़कर उसके पास जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इधर एरिक और चेल्सी मटियो की पेंटिंग देखकर बैन को फोन करते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताते हैं। तो बैन कहता है, मैं तस्वीरें देख लूंगा, लेकिन अभी एक नई लीड फॉलो करो। तुम्हें किसी को ढूंढना है और उसका नाम और नंबर मैं भेज रहा हूँ। फिर जब चेल्सी बैन की भेजी फोटो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो फोटो किसकी थी ये हमें अभी दिखाया नहीं जाता। इधर रोज पीटर के घाव पर बैंडेज लगा रही थी कि तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है कि वाइस प्रेसिडेंट एशले लोगों को इकट्ठा करके आपातकालीन स्पीच दे रहे हैं। इसके बाद वो दोनों उसकी स्पीच सुनते हैं, जहां एशले मैडी का सहारा लेकर पीटर को फंसा रहे थे। वो कहते हैं कि कल रात मेरी बेटी मैडी का किडनैप हो गया और सीक्रेट सर्विसेज की मदद से पता चला है कि ये किडनैपिंग पीटर ने की है। यानी अब एशले और डायना ने पीटर को बुरी तरह से फंसा दिया था। खैर, अब रोज पीटर को संभालती है और उसका हाथ थाम लेती है, जिसके साथ ये 6th एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसके बाद शुरू होता है 7वां एपिसोड, जिसका नाम है द बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। अब इस एपिसोड की शुरुआत 14 साल पहले से होती है। हम देखते हैं कि मैडी और सारा वाइस प्रेसिडेंट एशले की दोनों बेटियां एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन दोनों में एक खिलौने को लेकर झगड़ा हो जाता है। इस पर एशले मैडी को डांटते हैं और कहते हैं, सारा को ये खिलौना दे दो और तुम दोनों को एक ही खिलौने के साथ मिल बांट कर खेलना होगा, नहीं तो ये खिलौना किसी को नहीं मिलेगा। अब मैडी को पिता की डांट बहुत ही बुरी लगती है, इसलिए वो सारा को खिलौना देकर अंदर चली जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद एशले को अपनी बेटी सारा स्विमिंग पूल में मरी हुई मिलती है। दरअसल मैडी के जाने के बाद सारा स्विमिंग पूल में चली गई थी और डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। या फिर ये भी हो सकता है कि मैडी ने उसे जानबूझकर स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया हो। इस वक्त मैडी के अलावा अब एशले के पास इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। हालांकि उसने अब अपनी पत्नी और एक बेटी को खो दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और इसी वजह से आज भी मैडी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां मैडी एक कमरे में बंधी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद मटियो उस कमरे में आता है और वो मैडी को एक न्यूज़पेपर पकड़ाकर खड़ा होने के लिए कहता है ताकि वो उसकी तस्वीर ले सके।
दरअसल मटियो ने मैडी को सिर्फ बदला लेने के लिए किडनैप किया था, लेकिन उसकी असली लड़ाई मैडी से नहीं बल्कि एशले से थी। इधर पीटर और रोज को पता चल जाता है कि उनका दोस्त सिस्को अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब ये बात जानकर पीटर खुद को कोसने लगता है। फिर रोज उसे समझाती है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि अगर हम रुक गए तो सिस्को और लोरना की तरह हम भी मारे जाएंगे। अब रोज की बातें सुनकर पीटर को एहसास हो जाता है कि रोज ही उसकी सच्ची साथी है। इस तरह अब वो रोज से अपने प्यार का इजहार करता है। दूसरी तरफ एरिक और चेल्सी अब मैडी को ढूंढने की बजाय पीटर को ढूंढने में लगे थे। यानी बैन ने उन्हें उसी की फोटो भेजी थी और उन्हें बताया गया था कि मैडी का किडनैप पीटर ने ही किया है। हालांकि चेल्सी एरिक से कहती है पीटर इस टाइप का लड़का नहीं है और जरूर कुछ बात है जो व्हाइट हाउस वाले हमसे छुपा रहे हैं। फिर एरिक समझाता है कि मुझे भी नहीं लगता कि मैडी पीटर के पास है, क्योंकि आर्ट प्रोफेसर के घर, ऑफिस या हॉस्टल में पीटर का कोई निशान नहीं मिला। अब एरिक का मानना था कि उन्हें पीटर को ढूंढने की बजाय इस केस को एवरग्रीन जस्टिस के एंगल से देखना होगा। इसलिए वो दोनों एवरग्रीन जस्टिस के ऑफिस में पूछताछ करने के लिए जाते हैं। इधर लेडी प्रेसिडेंट मिशेल डायना के ऑफिस में उनसे मिलने आती है, क्योंकि मैडी के किडनैप से पूरे व्हाइट हाउस की स्थिति खराब हो गई थी। अब मिशेल डायना से सवाल करती है, अगर पीटर कल तुमसे मिलने यहाँ आया था तो वो भागा कैसे? जिस पर डायना जवाब देती है, वो हमें चकमा देकर भाग गया और इस समय सभी ऑफिसर्स सिर्फ उसी को ढूंढने में लगे हैं। लेकिन मिशेल को शक हो जाता है, क्योंकि पहले तो डायना को पीटर पर सबसे ज्यादा भरोसा था और अब वो कह रही है कि पीटर ने मैडी का किडनैप किया है। पर यह सुनकर डायना भड़क जाती है और कहती है, मैं और तुम कॉलेज में दोस्त थे, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, यहाँ तक कि मेरी ही वजह से तुम इलेक्शन जीती और सत्ता में आई, और अब तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। तो मिशेल जवाब देती है, मुझे तुम पर नहीं, तुम्हारे फैसलों पर शक है। फिर मिशेल डायना को कहकर चली जाती है, तुम्हें इस केस से दूर रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ अब एरिक और चेल्सी एवरग्रीन जस्टिस के ऑफिस पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक डैलन नाम का आदमी मिलता है, जो उन्हें बताता है कि पाउलो हमारा कोर मेंबर था और वो अक्सर मैडी को यहाँ लाने की बात करता था, लेकिन कभी लाया नहीं। असल में डैलन को अभी तक पता नहीं था कि पाउलो की मौत हो चुकी है, इसलिए अब एरिक उसे पाउलो की मौत के बारे में बताता है और फिर पीटर की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो? तो डैलन कहता है कि नहीं। इसके बाद एरिक उसे मटियो की तस्वीर दिखाता है तो डैलन कहता है, हाँ मैं इसे तो जानता हूँ, इसका नाम मटियो है और ये पाउलो को करीब 6 महीनों से डेट कर रहा था, लेकिन कई हफ्तों से मटियो का कोई अता पता नहीं है। अब डैलन की बात सुनकर एरिक और चेल्सी को शक होने लगता है कि जरूर मटियो में कुछ गड़बड़ है और इसके बाद वो दोनों अपने बॉस बैन से इस बारे में बात करने के लिए चले जाते हैं। इधर रोज और पीटर एक साथ बैठकर पीटर के पिता के बारे में चर्चा कर रहे थे, जहां रोज उससे पूछती है कि तुम्हारे पिता पर किस बात का इल्जाम लगा था, तो पीटर उसे बताता है कि असल में कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे, जिनकी वजह से दुनिया भर में अमेरिका के डिफेंस के राज खुल गए और फिर जांच से पता चला कि ये काम FBI के काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन से हुआ है, जिसके सेक्शन चीफ मेरे पिता थे। अब रोज पूछती है, क्या तुम्हारे डैड के खिलाफ कोई सबूत मिला? तो पीटर जवाब देता है, साबित होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों तय करते हैं कि मेट्रो बॉम्बिंग केस में पुलिस की नजर में जो भी सस्पेक्ट थे उनके बारे में जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि असली मुजरिम कौन है। अगले सीन में एशले, गार्डन और डायना मटियो के भेजे वीडियो से परेशान हो जाते हैं। साथ ही मटियो ने वीडियो के साथ एशले के लिए मैसेज भी भेजा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं, इसीलिए ये कबूल करो कि मेट्रो बॉम्बिंग तुमने ही करवाई थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बेटी दुनिया को बताएगी कि तुमने क्या क्या किया है। अब वीडियो देखने के बाद गार्डन और डायना एशले का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे चलकर एशले की वजह से वो भी फंस सकते थे। अब डायना एशले को सलाह देती है कि अपनी बेटी के बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर तुमने कबूल कर लिया कि मेट्रो बॉम्बिंग तुमने करवाई तो जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, जिसके बाद इंक्वायरी भी बैठाई जाएगी और हम दोनों भी फंस सकते हैं। लेकिन ये सुनकर एशले डायना पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो सच में अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। पर डायना कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी भी तुमसे उतना ही प्यार करती है, फिर क्यों उसके बारे में इतना सोच रहे हो? इसके बाद डायना उसे एक वीडियो के बारे में बताती है जो मैडी के थेरेपिस्ट ने भेजी थी। उस वीडियो में कुछ ऐसा है जिससे साफ हो जाएगा कि एशले मैडी से बिल्कुल प्यार नहीं करता, लेकिन उस वीडियो में क्या था ये हमें दिखाया नहीं जाता। इधर मैडी काफी देर से कमरे में बंद थी, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो गुस्से में दीवार पर पैर मारती है, जिससे दीवार का कुछ हिस्सा टूट जाता है, लेकिन तभी उसे मटियो के अंदर आने की आवाज आती है।
इसलिए मैडी जल्दी से पलंग आगे करके टूटी हुई दीवार को ढक देती है। अब मटियो के अंदर आते ही मैडी उससे पूछती है, तुमने पाओलो को क्यों मारा? तो मटियो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था और मैं उसका इस्तेमाल कर रहा था ताकि तुम तक पहुंच जाऊं। मुझे तो बस तुम्हारे पिता से बदला लेना था। अब मैडी उसे समझाती है कि मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे अपने पिता से नफरत है। लेकिन मटियो उससे मदद लेना नहीं चाहता था। पर इस पर मैडी उससे कहती है कि अगर तुम मेरे पिता को बर्बाद करना चाहते हो तो तुम्हें एक वीडियो लानी होगी जो सुजैन नाम की एक औरत के घर पर है। और ये सुनकर मटियो वहाँ से चला जाता है। इधर रोज अपनी जांच से पता लगा लेती है कि पुलिस की नजर में मेट्रो बॉम्बिंग के कुल 12 सस्पेक्ट्स हैं और इनमें से 2 लोग सीधे टर्न लेक इंडस्ट्रीज की तरफ इशारा करते हैं। एक है पेट्रो नवार और दूसरा है कॉलिन वार्ली। अब पेट्रो के डेटा को देखने के बाद पीटर को उस पर कोई शक नहीं होता, लेकिन कॉलिन वार्ली की ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से दोनों का शक सीधा उसी पर जाता है। अब चेल्सी और एरिक भी डायना को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें पीटर को छोड़कर केस को दूसरे एंगल से देखना चाहिए, लेकिन डायना उनकी बात सुनते ही भड़क जाती है। वो कहती है कि इस वक्त पूरे देश की नजरें हम पर हैं। अगर लोगों को पता चला कि हम पीटर को छोड़कर किसी नेचर लवर को पकड़ रहे हैं तो प्रशासन और हमारा एजेंडा सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद बेन भी डायना का पूरा समर्थन करता है और चेल्सी को वार्निंग देता है, किसी और एंगल से देखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ पीटर को ढूंढो। अब उन सब के जाने के बाद डायना गार्डन विक को फोन करती है। वो बताती है कि 2 सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स मटियो नाम के आदमी के बारे में बात कर रहे थे। अब पहले तो गार्डन मना करता है, मैं किसी मटियो को नहीं जानता, लेकिन डायना जब उसे तस्वीर भेजती है तो गार्डन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो मटियो को बहुत ही अच्छे से जानता था। इधर मटियो सुजैन के घर में तहकीकात कर रहा था, लेकिन उसे वहाँ कोई भी वीडियो नहीं मिलता। फिर वो वापस आकर मैडी को बताता है कि वो घर फ्रैंक और सुजैन नाम के कपल का था। साथ ही पिछले हफ्ते सुजैन की हत्या हो गई थी और उसके बाद पुलिस को वहाँ सिर्फ अगवा किया हुआ एक बच्चा मिला था। यानी सीरीज की शुरुआत में डैन के पास जो बच्चा था वो भी उन्होंने कहीं से किडनैप किया था। खैर, अब मैडी को उसकी बातें ज्यादा समझ में नहीं आती, इसलिए वो मटियो को बताती है कि कुछ समय पहले मैंने और मेरे डैड ने वो घर छोड़ दिया था और मैंने उस वीडियो को बेसमेंट में छुपाया था और इसके बारे में सिर्फ मेरे थेरेपिस्ट को पता है। अब मैडी की बात सुनते ही मटियो समझ जाता है कि जरूर उस थेरेपिस्ट ने ही वीडियो बेसमेंट से निकाल लिया होगा। अब वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या है जो एशले को फंसा सकता है। उधर एशले उसी वीडियो को देख रहा होता है, जहां वीडियो में एशले मैडी के पास जाता है और कहता है, तुम्हें मेरे साथ एक इवेंट में चलना है। लेकिन मैडी मना कर देती है और कहती है कि मैं आपको वहां सबके बीच में झूठ बोलते हुए नहीं सुन पाऊंगी। इस बीच मैडी एशले पर आरोप लगाती है, सारा मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से मरी थी, क्योंकि आपने ही पूल का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। ये सुनकर एशले नाराज हो जाता है और मैडी को मारने लगता है, जिसके बाद मैडी वीडियो बंद कर देती है। अब इस वीडियो से साफ था कि एशले मैडी से बिल्कुल प्यार नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ दिखावे के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए मैडी को अपने साथ रखे हुए था और यही कारण था कि मैडी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। इधर रेजिन गार्डन पर चाकू रखे हुए थी, जिसके बाद गार्डन उसे शांत करते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। वो रेजिन को बताता है कि मैडी का किडनैप हो गया है और मैं जानता हूँ कि उसका किडनैपर कौन है, इसलिए मैं तुम्हें उसकी लास्ट लोकेशन दूंगा और तुम वहां जाकर उसे खत्म कर दो, जिसके बदले में मैं तुम्हारे लिए पीटर का पता लगाऊंगा। अब रेजिन को ये ऑफर सही लगता है, इसलिए वो तुरंत उसका कहना मान लेती है। उधर रोज और पीटर सुबह होते ही रिकॉर्ड ऑफिस पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें कॉलिन वार्ली के बारे में जानकारी मिल सके। इस बीच पीटर बाहर गाड़ी में ही बैठा रहता है, जबकि रोज अंदर जाकर जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ लोग पीटर को देख लेते हैं और अपने साथियों को बुलाकर उसके नजदीक आने लगते हैं। अंदर रोज को कॉलिन वार्ली की जानकारी इकट्ठा करने में समय लग रहा था, क्योंकि अंदर बैठे ऑफिसर्स बिना मतलब के उसे जानकारी नहीं देने वाले थे। अब वहाँ काम करने वाली एक लेडी फोन पर अपने बेटे की एडमिशन के बारे में बात कर रही थी और परेशान थी, इसलिए रोज उससे कहती है कि मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो आपके बेटे की एडमिशन बहुत आराम से करवा देंगे। तो ये सुनकर वो लेडी बाकी कर्मचारियों की नजरों से बचकर रोज को जानकारी देती है। लेकिन जब रोज बाहर निकलती है तो पीटर वहाँ नहीं था। दरअसल पीटर उन लोगों के नजदीक आने की वजह से वहाँ से निकल गया था, इसीलिए अब जैसे ही रोज बाहर आती है तो वो लोग उसे ही घेर लेते हैं। इसके बाद एक आदमी रोज की रिकॉर्डिंग करने लगता है ताकि उसे सोशल मीडिया पर डाल सके
और तभी पीटर वहां पहुंचता है, जो रोज को बचाकर ले जाता है। हालांकि उस आदमी ने अब तक वीडियो बना लिया था, जिसे वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। इधर एरिक और चेल्सी पीटर के गॉडफादर जिम से पूछताछ करने पहुंचते हैं, जहां जिम उन्हें बताता है कि सारे सबूत पीटर के पिता के खिलाफ थे। लेकिन पीटर इस बात को नहीं मान रहा था और इसी वजह से उसने मेरे साथ भी रिश्ता तोड़ दिया। फिर एरिक जिम को रोज और पीटर का वायरल वीडियो दिखाता है और पूछता है कि आपको पता है कि ये दोनों इस वक्त कहाँ होंगे। तो जिम कहता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी उससे कोई बात ही नहीं होती। अब कुछ देर के बाद एरिक की नजर बगल में रखी तस्वीरों पर पड़ती है और उनके बारे में पूछने पर जिम बताता है कि मेरा एक पुराना घर भी है और एक शिप भी, जिसको मैं काफी समय से इस्तेमाल नहीं करता, तो शायद वो वहीं पर होंगे। अब एरिक और चेल्सी जिम से शिप का एड्रेस पूछकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पीटर और रोज घर पहुंचकर कॉलिन वारली की डिटेल्स चेक करने लगते हैं, जहां डॉक्यूमेंट्स से उन्हें पता चलता है कि कॉलिन एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था और इसी वजह से कोर्ट ने उसे रिहैब सेंटर भेज दिया था। साथ ही उसकी पर्सनल चीजें जैसे वॉलेट, चाबियां और एक कार की चाबी उसके रिश्तेदारों के पास भेज दी गई थी। वो देखते हैं कि कार की चाबी वैलेंटाइन मैन्युफैक्चरिंग नाम की कंपनी की थी, इसलिए अब रोज उस कंपनी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो पता चलता है कि ये एक सब्सिडरी कंपनी है, वो भी टर्न लेक इंडस्ट्रीज की। अब पीटर कॉलिन की अरेस्ट फोटोज को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि कॉलिन वारली ही वो मेंबर था जिसने 1 साल पहले मेट्रो में बॉम्ब लगाया था। इस तरह अब ये दोनों समझ जाते हैं कि कॉलिन और टर्न लेक कंपनीज का क्या संबंध है। इसका मतलब था कि टर्न लेक ने ही कॉलिन को हायर किया था मेट्रो में बॉम्ब लगाने के लिए, और जब पीटर उसका पीछा करने लगा तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए कॉलिन को मरवा दिया। फिर रोज कहती है कि हमें कॉलिन के रिश्तेदारों के जरिए पता करना होगा कि वो किसको मारने की कोशिश कर रहा था और उसका असली मकसद क्या था। इसके बाद वो दोनों शिप से बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आते ही उन्हें एरिक और चेल्सी मिल जाते हैं, जो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। इसके बाद वो दोनों पीटर और रोज को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके साथ ही ये 7th एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है रिडक्स, यानी पुनर्जीवित करना या होना। तो 8वें एपिसोड की शुरुआत 1 साल पहले से होती है, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। दोस्तों, इस सीरीज की मुझे ये बात बड़ी ही अच्छी लगी कि जब भी कोई नया एपिसोड शुरू होता है तो इसमें फ्लैशबैक को दिखाया जाता है और इससे हमें कहानी को समझने में बड़ी आसानी होती है। खैर, अब इस फ्लैशबैक में पीटर भीड़ में कॉलिन को खड़ा देखता है और तुरंत उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद कॉलिन जैसे तैसे बचकर अपने घर पहुंच जाता है। अब यहाँ घर में उसका जुड़वा भाई मटियो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन कॉलिन मटियो को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। फिर मटियो कहता है कि मैं सिर्फ 4 दिन के लिए तुम्हारे घर आया हूँ और तुम फिर भी खुश नहीं हो। तो कॉलिन जवाब देता है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, इसलिए पैसे लो और किसी होटल में रह जाओ, यहाँ रुकना सही नहीं है। असल में कॉलिन बहुत ही घबराया हुआ था और मटियो ये बात एक नजर में समझ जाता है। फिर कॉलिन अंदर जाकर अपने बॉस गार्डन से फोन पर बात करता है और बताता है कि सब गड़बड़ हो गई, क्योंकि बॉम्ब रखने के बाद किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी और इससे बॉम्ब जहां फटना चाहिए था वहां फटा नहीं। ये सुनकर गार्डन परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि जरूर कॉलिन को बॉम्ब रखते हुए किसी ने देख लिया होगा। फिर फोन को काटते हुए वो मन ही मन सोचता है, अब कॉलिन का जिंदा रहना सही नहीं है। इसके बाद कॉलिन जब घर लौटता है तो उसे जमीन पर मटियो की लाश मिलती है, साथ ही उसके बगल में एक इंजेक्शन पड़ा था, जिसे देखकर कॉलिन समझ जाता है कि गार्डन ने उसे मरवाने का प्लान बनाया था, लेकिन गलती से मटियो मर गया। साथ ही इंजेक्शन वहां इसीलिए छोड़ा गया था ताकि पुलिस को लगे कि मौत ड्रग ओवरडोज से हुई है। कॉलिन अपने भाई मटियो से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे बहुत दुख होता है कि मटियो की मौत उसकी वजह से हुई। अब कॉलिन मटियो की जेब से उसका वॉलेट निकालता है और अपना वॉलेट वहां रख देता है ताकि पुलिस को लगे कि मरा हुआ आदमी कॉलिन ही था। फिर उस दिन से कॉलिन मटियो बनकर जीने लगा। अब उसके बदले की आग तब तक शांत नहीं होगी जब तक कि वो वाइस प्रेसिडेंट एशले को जेल नहीं भिजवा देता, क्योंकि मेट्रो बॉम्बिंग की प्लानिंग उसी की थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पीटर और रोज जैसे तैसे एरिक और चेल्सी को समझाते हैं कि उनका मैडी की किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। पर चेल्सी को पहले तो यकीन ही नहीं होता, लेकिन जब उन्हें पीटर और रोज की पूरी इन्वेस्टिगेशन पता चलती है तो चेल्सी भी उन पर भरोसा कर लेती है। अब रोज बताती है कि बॉम्ब को जहां फटना चाहिए था वहां फटा ही नहीं, क्योंकि हार्ड ड्राइव के सबूतों के मुताबिक अगर बॉम्ब सही जगह पर फटता तो शहर के 2 इलाके तबाह हो जाते।
वो आगे बताती है कि मेट्रो बॉम्बिंग का मेन टारगेट वही था जिस जगह की उस वक्त चेल्सी प्रोटेक्शन कर रही थी। इसलिए जब तक चेल्सी कुछ नहीं बताती कि उस दिन वो किसकी प्रोटेक्शन कर रही थी, तब तक ये गुत्थी ऐसे ही उलझी रहेगी। हालांकि इतने पर भी चेल्सी कहती है कि उस दिन के बारे में मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती क्योंकि ये हमारे नियमों के खिलाफ है। तो ये सुनकर पीटर कहता है, कॉलिन के शरीर पर वो स्नेक का टैटू देखो, ये वही टैटू है जो मेट्रो बॉम्बर की पीठ पर था। मैंने खुद देखा था, लेकिन पुलिस को जब कॉलिन की लाश मिली तो उसकी पीठ पर टैटू नहीं था। इसका मतलब जो मरा था वो कॉलिन वारली का जुड़वा भाई था। अब एरिक कहता है, हमें कोई ठोस वजह बताओ जिससे हम तुम पर भरोसा कर सके और तुम्हें व्हाइट हाउस ना ले जाएं। तो पीटर जवाब देता है, अगर कॉलिन अपने भाई की पहचान लेकर घूम रहा है तो हमें उसे पकड़ना होगा क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है, मैडी तक पहुंचना। अब रोज भी समझाती है, अगर तुम हमें व्हाइट हाउस के हवाले कर दोगे तो वो लोग कॉलिन के भाई की तरह पीटर को भी मरवा देंगे। और इसके अलावा उन्होंने एक और अटैक प्लान करके रखा है जिसका टारगेट कौन है ये कोई नहीं जानता। फिर सारी बातें सुनकर एरिक और चेल्सी तय करते हैं कि वो पीटर और रोज को व्हाइट हाउस नहीं ले जाएंगे बल्कि खुद मैडी को ढूंढेंगे। उधर कॉलिन मैडी का एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जहां मैडी रोते हुए कहती है, डैड मुझे बचा लीजिए, अगर आपने सच कबूल नहीं किया तो ये लोग मुझे 2 घंटे के अंदर मार देंगे। फिर कॉलिन के जाने के बाद मैडी फिर से दीवार में छेद करने लगती है और आखिर में अब उसे बाहर का कुछ हिस्सा दिखाई देने लगता है। इसके बाद कॉलिन वो वीडियो गार्डन को भेज देता है, लेकिन गार्डन और डायना तय करते हैं कि ये वीडियो एशले को नहीं दिखाएंगे क्योंकि अगर एशले ने देख लिया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कबूल कर लेगा कि मेट्रो ब्लास्ट उसने करवाया था, जिसमें हम लोग भी फंस जाएंगे। खैर, इसके बाद जब डायना और गार्डन एशले के पास होते हैं तो एशले पूछता है, किडनैपर ने मैडी का वीडियो तुम्हारे पास क्यों भेजा? असल में एशले को शक होने लगा था कि गार्डन किडनैपर को जानता है, लेकिन गार्डन कहता है, मैंने किडनैपर को मारने के लिए एक आदमी को पहले ही काम पर लगा दिया है। दरअसल एशले पहली वीडियो की बात कर रहा था, दूसरी वीडियो के बारे में उसे पता ही नहीं था। लेकिन जो भी हो, अब वो दोनों जैसे तैसे एशले को समझाकर भेज देते हैं, पर गार्डन समझ जाता है कि रेजिन जब कॉलिन को खत्म कर देगी तो वो उसे ऑर्डर देकर मैडी को भी मरवा देगा। अब अगले सीन में एरिक, चेल्सी, पीटर और रोज पाओलो का सामान देखने स्टोरेज बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां पाओलो के कमरे में मटियो उर्फ कॉलिन की कई तस्वीरें थी और इसका मतलब ये था कि मटियो कई महीनों से पाओलो को फंसा रहा था। इसी बीच अब रोज को वहां पाइक मोरे सिक्योरिटीज की एक रसीद मिलती है जो मटियो वार्ली के नाम पर थी। फिर एरिक रसीद के मालिक से फोन पर बात करता है, लेकिन वो कहता है कि जब तक तुम खुद यहाँ नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं बताऊंगा। इसीलिए अब एरिक रोज को लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि पीटर के साथ उसका रुकना वहाँ पर सही नहीं था। खैर, उधर मैडी दीवार में छेद से बाहर देखती है तो उसे R142 लिखा हुआ दिखाई देता है। इसके कुछ देर के बाद जब कॉलिन वहाँ आता है तो मैडी एकदम से उस छेद को छुपाकर उससे कहती है कि तुम्हें शायद एक और वीडियो बनाकर डायरेक्ट मेरे डैड के पास भेजनी होगी, क्योंकि हो सकता है जिसको तुम वीडियो भेज रहे हो वो किसी डर से डैड को वो वीडियो दिखा ही नहीं रहा। अब कॉलिन को भी ये बात सही लगती है। इसके बाद वो मैडी से एशले का नंबर मांगता है और फिर एक और वीडियो बनाकर भेजता है। असल में कॉलिन को नहीं पता था कि मैडी ने उसे एशले का नहीं बल्कि चेल्सी का नंबर दिया है। दूसरी तरफ पीटर चेल्सी से एक बार फिर पूछता है, तुम उस दिन किसकी प्रोटेक्शन कर रही थी? तो इस बार चेल्सी बता देती है कि मैं उस दिन ओमर जादर की प्रोटेक्शन कर रही थी और उसी का कोड नेम था आस्त्रे। अब ये सुनकर पीटर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मेट्रो ब्लास्ट का असली टारगेट ओमर जादर होगा। इतने में चेल्सी के पास कॉलिन का भेजा हुआ वीडियो पहुंच जाता है और वीडियो देखते ही वो समझ जाती है कि मैडी उससे कुछ कहना चाहती है। असल में मैडी जब भी चेल्सी से सीक्रेट बात करना चाहती थी तो शब्द बोलने के साथ वो अपने नेकलेस पर उंगली रखती थी, जिससे चेल्सी उसकी बात समझ जाती थी। इसलिए इस बार भी वैसा ही हुआ। चेल्सी समझ जाती है कि मैडी R142 की बात कर रही है। फिर पीटर और चेल्सी R142 नंबर की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये डार्क यार्ड में रखे एक कंटेनर का नंबर है। उधर डायना लेडी प्रेसिडेंट द्वारा मीटिंग में ना बुलाए जाने से नाराज थी। प्रेसिडेंट के चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद मिशेल डायना को मीटिंग में नहीं बुलाती और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट एशले के साथ मीटिंग करती है। और मीटिंग का विषय था ओमर जादर, जो उस समय सबसे बेहतरीन नेताओं में से एक था। अब एशले मिशेल को समझाता है, जादर बस एक टेररिस्ट है और उसे हमारी पार्टी में लाना सही नहीं। लेकिन मिशेल जवाब देती है
कि आधी से ज्यादा जनता जादर का समर्थन कर रही है, इसलिए हम उसका विरोध नहीं कर सकते। अब एशले पूछता है, आपने डायना को क्यों नहीं बुलाया? तो मिशेल बताती है कि मैं अब इस विभाग में कुछ फेरबदल करने की सोच रही हूँ। यानी इसका साफ मतलब था कि वो डायना को हटाना चाहती थी। इधर रोज और चेल्सी डार्क यार्ड में पहुंच जाते हैं और अलग अलग होकर मैडी वाला कंटेनर ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी कॉलिन उन्हें सीसीटीवी फुटेज में देख लेता है, जिसके बाद वो तुरंत मैडी वाले कंटेनर के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही कॉलिन कंटेनर में जाता है तो मैडी उस पर हमला कर देती है और वहां से भाग जाती है। पर तभी कॉलिन मैडी को शूट करने के लिए हर तरफ गोलियां चलाने लगता है और उन गोलियों की आवाज सुनकर पीटर और चेल्सी समझ जाते हैं कि मैडी की जान खतरे में है। इसके बाद चेल्सी एरिक को इन्फॉर्म करती है कि फौरन यहाँ पहुंचो। तो एरिक उसकी आवाज सुनते ही गाड़ी में रोज को ऐसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। अब किसी को ये नहीं पता था कि रेजिन भी वहां पर आ गई है और उन सभी पर नजर रखे हुए है। अब रेजिन पीटर को मारने के लिए सबसे ऊपर वाली रेलिंग पर चढ़ जाती है और उसे टारगेट करती है। इधर पीटर, एरिक और चेल्सी मिलकर मैडी को बचा लेते हैं और कॉलिन को भी पकड़ लेते हैं। पर तभी रेजिन ऊपर से फायरिंग करती है, जिसमें कि एक गोली कॉलिन की पीठ में और एक गोली मैडी के पांव में लग जाती है। इसके बाद पीटर कॉलिन को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एरिक उसे खींचकर दूर कर देता है, क्योंकि अगर पीटर बाहर निकला तो रेजिन उसे मार देगी। अब एरिक और पीटर चेल्सी को कवर देते हैं ताकि वो मैडी को सुरक्षित ले जा सके। पर तभी एक गोली एरिक को भी लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद पीटर तुरंत एरिक के पास जाता है और रेजिन की तरफ फायरिंग करने लगता है। लेकिन जब तक रेजिन पीटर को शूट कर पाती, उससे पहले ही रोज ऊपर आकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से अब कॉलिन के साथ साथ रेजिन भी मारी जाती है और इसी के साथ ये 8th एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अब चलते हैं इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है द डेविल वी नो। अब इस एपिसोड की शुरुआत भी पास्ट से होती है, जहां हमें 1 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है। असल में उस वक्त डायना को अभी तक ये नहीं पता था कि मेट्रो ब्लास्ट किसने करवाया है। तभी एशले उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद एशले और उसका फाइनेंशियल सपोर्टर गार्डन दोनों मिलकर डायना को बताते हैं कि मेट्रो ब्लास्ट हमने ही करवाया था। अब डायना को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो इस मामले में उनकी मदद करने से साफ मना कर देती है। अब एशले उसे समझाता है कि अगर मेरी कुर्सी चली गई तो यहाँ का पूरा प्रशासन हिल जाएगा, जिसके बाद तुम्हारी और मिशेल की कुर्सी भी खतरे में आ जाएगी। यानी डायना अब पूरी तरह से फंस चुकी थी। हालांकि वो एशले की मदद करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उससे मना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आखिर में बहुत सोचने के बाद वो तय करती है कि प्रशासन को बचाने के लिए वो एशले और गार्डन का साथ देगी। पर उस वक्त डायना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पीटर की इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां रोज रेजिन की लाश के पास जाती है और उसका मोबाइल और गन निकाल लेती है ताकि ये चीज बाद में काम आ सके। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रेजिन और कॉलिन के साथ साथ एरिक भी इस मुठभेड़ में मारा गया था। इसलिए अब चेल्सी एरिक की लाश को देखकर मन ही मन रोने लगती है, लेकिन फिलहाल वो जैसे तैसे अपने आंसू रोक लेती है। इसके बाद वो पीटर से कहती है कि तुम रोज को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पुलिस यहाँ आने ही वाली है। फिर चेल्सी मैडी को समझाती है कि तुम पुलिस से रोज और पीटर के बारे में कुछ नहीं कहोगी, और अगर वो पूछें तो बस यही कहना कि मेरी जान चेल्सी ने बचाई है। तो इस तरह से पुलिस के आने से पहले रोज और पीटर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद पीटर एक बार फिर अपने गॉडफादर जिम की मदद लेने उनके घर पहुंच जाता है। इस बीच उधर जब डायना को पता चलता है कि मैडी जिंदा बच गई है, तो ये लोग और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस मामले को शांत करने के लिए मैडी का मरना बहुत जरूरी था। फिर डायना एशले से कहती है कि मैं और डायरेक्टर मिलेट एजेंट ऑर्गिंटन से पूछताछ करके देखते हैं और पता करते हैं कि आखिर उसको क्या पता है। अब गार्डन डायना को यकीन दिलाता है कि जादर का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसका प्लेन कल सुबह 4 बजे जॉइंट बेस एंड्रयूज पर लैंड होगा, तो उसके कार में बैठते ही उस कार में ब्लास्ट हो जाएगा, जिसमें वो मारा जाएगा। फिर डायना को उसका ये प्लान सही लगता है, जिसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। अब डायना के जाते ही गार्डन एशले से कहता है कि अगर डायना पोटस को हैंडल नहीं कर पाई तो वो हमारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी। यानी गार्डन दोनों तरफ दिमाग लगा रहा था। वो मैडी के साथ साथ अब डायना का खेल भी खत्म करना चाह रहा था, ताकि बाद में उसको कोई दिक्कत ना हो। उधर हम देखते हैं कि पीटर अब अपने गॉडफादर जिम के पास जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि जिम को पूरा यकीन था कि पीटर ने मैडी का किडनैप नहीं किया,
बल्कि वो बिना कोई सवाल किए दोनों को अंदर आने देता है। फिर रोज रेजिन के फोन से डिलीट किया हुआ डेटा रीस्टोर करती है। तो ये करते ही उसे कई लोगों की तस्वीरें और नाइट एक्शन फाइल्स की फोटोज मिलती हैं, जो पीटर के कैबिन से खींची गई थी। ये देखकर पीटर हैरान रह जाता है कि इन फाइल्स की तस्वीरें उसकी नाइट शिफ्ट में खींची गई थी, जबकि वो अपनी ड्यूटी के समय ऑफिस से कहीं जाता भी नहीं था। कुछ देर के बाद पीटर को याद आता है कि उसे एक बार फूड पॉइजनिंग हो गई थी और उस दिन डायना ने उसकी जगह किसी और एजेंट को रखा था। फिर वो रोज को बताता है कि नाइट एक्शन रूम में जाने से पहले एक बैच को स्कैन करना पड़ता है और उसके रिकॉर्ड्स सिर्फ अल्मोरा के पास हैं। अब रोज उससे पूछती है कि क्या चेल्सी इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकती। तो पीटर को इस बारे में पता नहीं था कि चेल्सी को ये परमिशन है या नहीं, लेकिन वो एक एजेंट को जानता था जो ये सब जानती होगी। इसीलिए अब ये दोनों जिम के घर से वैलेरी नाम की एक एजेंट के पास जाते हैं, क्योंकि नाइट एजेंट की ज्यादातर जानकारी उसी के पास थी। उधर चेल्सी बाथरूम में एरिक के खून को धोते हुए रो रही थी। फिर वो जैसे तैसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करती है और फिर मैडी के पास जाकर उसे आगे का प्लान समझाती है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एशले वहां आ जाता है। एशले कहता है, मैं मैडी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर चेल्सी चली जाती है और फिर एशले मैडी से पूछता है, कॉलिन ने तुम्हें क्या बताया? तो मैडी जवाब देती है, उसने बताया कि आप मेट्रो बॉम्ब धमाके में शामिल थे। ये सुनकर एशले मैडी के पास जाकर बैठ जाता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन मैडी मन ही मन जानती थी कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। उधर हम देखते हैं कि डायना डायरेक्टर मिलेट और एक एजेंट के साथ चेल्सी से मैडी के बारे में पूछताछ करती है। तो चेल्सी उन्हें बताती है कि कॉलिन उन वीडियोस के जरिए ये कहना चाहता था कि वाइस प्रेसिडेंट एशले मेट्रो बॉम्ब धमाके में शामिल है, लेकिन तभी डायना उसकी बात को काटते हुए कहती है, ये सब बकवास है और कॉलिन ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि उसे अपने भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब भले ही डायना ने कॉलिन की बातों को नकार दिया, लेकिन डायरेक्टर मिलेट इस बात पर जांच करना चाहते थे कि वो वीडियो सच है या झूठ। दूसरी तरफ पीटर और रोज वैलरी के घर पहुंच जाते हैं, जहां वैलरी पीटर को समझाती है कि तुम गलत भी हो सकते हो, लेकिन पीटर उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए वो उसके हाथ और मुंह को टेप से बांध देता है। तभी वैलरी के लैपटॉप में रोज को एक ईमेल मिलता है और उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने डायना को मीटिंग से हटा दिया था और इस मीटिंग का मुख्य विषय था ओमर जादर। इसके बाद पीटर के कहने पर चेल्सी एक सीक्रेट सर्विस एजेंट के कंप्यूटर से ओमर जादर का शेड्यूल चुराती है, जिससे उसे पता चलता है कि ओमर जादर प्लेन से उतरते ही अपनी कार में बैठकर ब्लेयर हाउस जाएगा। इधर डायना और एशले चेल्सी के बारे में बात कर रहे थे। अब डायना उससे कहती है कि चेल्सी बहुत कुछ जानती है, इसलिए जब हमने उससे पूछताछ की तो उसने काफी कुछ छुपाया। वो आगे कहती है कि अगर पोटस को पता चल गया कि मैडी और चेल्सी आपस में मिल गए हैं तो वो जरूर उनसे बात करना चाहेंगे, और ऐसे में अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो डायना, एशले और गार्डन तीनों ही बर्बाद हो जाएंगे। अब डायना कहती है कि आगे की बात हम कल करेंगे, वो भी ओमर जादर के मरने के बाद। फिर डायना के जाते ही एशले फौरन गार्डन को फोन करके कहता है कि तुम मैडी की फिक्र मत करो, उसको तो मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन इस बीच एशले को ये नहीं पता था कि मैडी बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही है। अब जैसे ही एशले की बात खत्म होती है तो मैडी फौरन भागकर ऊपर चली जाती है, पर एशले सीढ़ियों पर खड़े खून के निशान से समझ जाता है कि मैडी ने शायद उसकी बातें सुन ली है और वो अभी अभी यहाँ से ऊपर गई है। फिर वो ऊपर उसे जाकर चेक करता है तो मैडी सोने का नाटक करती है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। इधर चेल्सी पीटर को फोन करके बताती है कि जादर के शेड्यूल के हिसाब से वो कल ब्लेयर हाउस में रुकने वाला है, लेकिन जब मैंने ब्लेयर हाउस में फोन किया तो उन्होंने कहा कि इस हफ्ते यहाँ किसी के आने का प्लान नहीं है। अब ये सुनकर पीटर हैरान हो जाता है कि अगर ओमर जादर ब्लेयर हाउस नहीं जा रहा तो वो कहाँ जाएगा। फिर चेल्सी कहती है शायद व्हाइट हाउस या कैंप डेविड, जहां प्रेसिडेंट जादर से मिलने वाली हैं। अब रोज समझ जाती है कि आखिर कैंप डेविड वाली बात शेड्यूल में अपडेट क्यों नहीं की गई, क्योंकि प्रेसिडेंट को डायना पर शक था और इसीलिए उन्होंने इस बात को शेड्यूल में नहीं डाला। फिर पीटर चेल्सी को बताता है हमें डायना के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं और इससे ये साफ हो जाएगा कि वो एमा और हेनरी की मौत में शामिल थी। असल में वैलरी के लैपटॉप से पता चला था कि डायना ने खुद पीटर के ऑफिस में जाकर उन फाइलों की फोटोज खींची थी, और अगर ये बात प्रेसिडेंट को बताई जाएगी तो डायना का बच पाना लगभग नामुमकिन होगा। अब पीटर को शक था कि अगर ओमर जादर मारा जाने वाला है तो जरूर प्रेसिडेंट को भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि कैंप डेविड में दोनों ही मिलने वाले हैं।
फिर पीटर रोज से कहता है कि मैं एक इंसान को जानता हूँ जो ये सब रोक सकता है, और इतना कहते ही वो दोनों उस बंदे के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर फोन काटने के कुछ देर के बाद एशले मैडी के कमरे में आता है और कहता है हमें अभी निकलना होगा क्योंकि कैंप डेविड में राष्ट्रपति तुमसे मिलना चाहती हैं। दूसरी तरफ ओमर जादर का प्लेन लैंड हो चुका था, जिसके बाद वहां मौजूद ऑफिसर्स उसे सुरक्षित गाड़ी में बैठा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन गाड़ी में बॉम्ब फटता ही नहीं, जबकि गार्डन के प्लान के मुताबिक ओमार की मौत प्लेन से उतरते ही हो जानी चाहिए थी। उधर पीटर और रोज डायना को धमकाने उसके घर पहुंच जाते हैं। फिर पीटर डायना को उसके खिलाफ मिले सबूतों के बारे में बताता है। वो कहता है तुम अभी के अभी एशले और विक को कॉल करो और कैंप डेविड में जादर और प्रेसिडेंट पर होने वाले असैसिनेशन को रुकवाओ। अब इस पूरी बात को सुनकर डायना हैरान हो जाती है। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि गार्डन प्रेसिडेंट को मरवाने वाला है। हालांकि रोज कहती है अब और नाटक मत करो, लेकिन डायना जवाब देती है कि मैं नाटक नहीं कर रही, क्योंकि ओमर जादर की मौत आज प्लेन से उतरते ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मरा। इसका मतलब गार्डन और एशले ने मुझे सारी बात बताई ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे मिशेल की मौत का पता चल जाता तो मैं हरगिज ऐसा होने नहीं देती। खैर, अब डायना तुरंत मिशेल को कॉल लगाती है ताकि उसे वार्न कर सके, लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त मिशेल का फोन नहीं लग रहा था। इसके बाद पीटर डायना से कहता है कि अब हम ही कैंप डेविड जा रहे हैं, क्योंकि वहां तुम हमें पहुंचाओगी। और इसी के साथ 9th एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अब हम आ चुके हैं इस सीरीज के फर्स्ट सीजन के आखिरी 10th एपिसोड पर, जिसका नाम है फादर्स। अब आखिरी एपिसोड की शुरुआत 11 साल पहले से होती है, जहां हम पीटर और उसके पिता को देखते हैं। छोटा पीटर अपने पिता के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। अब यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पीटर के पिता का नाम भी पीटर सदरलैंड ही था, यानी उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने नाम पर ही रखा था। खैर, अब हम पीटर के पिता को पीट कहेंगे ताकि नामों में कंफ्यूजन ना हो। तो कुछ देर के बाद पीट के घर पर FBI के कई एजेंट्स पहुंचते हैं और उनमें पीट का एक पुराना दोस्त एलेक्स भी था। अब एलेक्स कहता है हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ये सुनकर पीट को पहले तो मजाक लगता है, लेकिन तभी एलेक्स गंभीर होकर कहता है कि हम मजाक नहीं कर रहे और अब तुम और तुम्हारा बेटा हमें अपने फोन सौंप दो, क्योंकि अगर बात आगे बढ़ी तो हम तुम्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं। हालांकि पीट बार बार पूछता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन एलेक्स उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पीटर, रोज और डायना कैंप डेविड के लिए निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ चेल्सी और मैडी एशले के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर उसी जगह जा रहे थे। अब डायना पीटर से कहती है तुम दोनों गाड़ी की डिग्गी में छुप जाओ, क्योंकि अगर कैंप डेविड के ऑफिसर्स ने तुम्हें देख लिया तो हमें अंदर जाने नहीं देंगे। अब रोज को शक होता है कि कहीं डायना कोई नया खेल ना खेल दे, लेकिन पीटर उसे समझाता है कि अभी डायना की बात मानने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद चेल्सी हेलीकॉप्टर में मैडी के साथ 2 नए एजेंट्स को देखती है और उनकी बातों से चेल्सी को उन पर शक होता है, क्योंकि उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो किसकी जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं। अब चेल्सी वॉल्टर नाम के एक एजेंट के हाथ में एक बैग देखती है, जिससे उसका बॉम्ब ब्लास्ट का शक और गहरा जाता है। फिर कैंप डेविड पहुंचते ही ऑफिसर्स चेल्सी को मैडी से अलग कर देते हैं, क्योंकि एशले मैडी को अपने साथ एक खास जगह पर ले जाता है। वो मैडी को बेसमेंट में एक खुफिया सुरक्षित कमरे में ले जाता है, जहां बॉम्ब फटने के बाद भी कोई असर ना हो। अब मैडी पूछती है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो एशले कहता है तुम ज्यादा सवाल मत करो, बस इतना जान लो कि हम दोनों यहाँ सुरक्षित रहेंगे। उधर डायना भी कैंप डेविड के अंदर पहुंच चुकी थी, जो बेन अल्मोरा से कहती है कि मुझे राष्ट्रपति मिशेल से बात करनी है, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। जिस पर बेन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। अब ये दोनों इस मुद्दे पर और ज्यादा बात कर पाते कि इससे पहले ही नेथन वहां आकर बेन और डायना पर गोली चला देता है। फिर गोलियों की आवाज सुनकर पीटर और रोज भी अंदर दौड़कर आते हैं, लेकिन नेथन तब तक वहां से भाग चुका था। हालांकि इस बीच बेन अपना दम तोड़ देता है, लेकिन डायना के हाथ में गोली लगती है, जिससे वो बच जाती है। इसके बाद डायना पीटर और रोज से कहती है कि यहाँ के सारे रेडियो सिग्नल्स बंद हैं, इसलिए तुम्हें मेन कम्युनिकेशन बिल्डिंग में जाना होगा, क्योंकि वहीं से पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है। इस तरह अब पीटर और रोज तुरंत उस बिल्डिंग की ओर निकल जाते हैं। उधर चेल्सी वॉल्टर से पूछती है कि तुम्हारा सूटकेस कहाँ गया, जो हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त तुम्हारे हाथ में था। तो वॉल्टर इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। अब कुछ देर के बाद वॉल्टर को नेथन का कॉल आता है, जिसने बॉम्ब ब्लास्ट की टाइमिंग सेट करने के लिए फोन किया था। तो इसके बाद नेथन अपने सभी ऑफिसर्स को बताता है कि बॉम्ब अब से ठीक 10 मिनट के बाद फटेगा, इसलिए सब अलर्ट रहो।
फिर कॉल के कट होने के बाद चेल्सी एकदम से वॉल्टर पर हमला कर देती है और उसकी छड़ी छीनकर वहां से भाग जाती है। अब इस बीच चेल्सी समझ नहीं पा रही थी कि जब कैंप डेविड में सारे सिग्नल्स बंद हैं, तो नेथन और वॉल्टर ने वॉकी टॉकी से बात कैसे की। लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचती और ब्लैक सूटकेस ढूंढने लगती है। अब इतने में पीटर और रोज कम्युनिकेशन बिल्डिंग पहुंचते हैं, जहां सैम नाम का ऑफिसर पहले से मौजूद था। अब पीटर सैम को मार मार कर ठिकाने लगा देता है, जबकि रोज तुरंत बंद पड़े सिग्नल ऑपरेट करने लगती है। इतने में नेथन पीटर से बचता हुआ एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। फिर वो गार्डन को कॉल करके पीटर और रोज की पूरी जानकारी दे देता है। इसके बाद गार्डन उसे प्रोत्साहित करता है कि तुम ये काम कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर कुछ देर के बाद नेथन वॉकी टॉकी से सैम को कॉल करता है और कहता है, तुम बिल्डिंग के करीब ही रहना, क्योंकि अगर किसी वजह से बॉम्ब नहीं फटा तो तुम बैकअप के लिए तैयार रहना। अब नेथन को नहीं पता था कि वॉकी टॉकी पर सैम नहीं बल्कि पीटर था, यानी अब पीटर को पूरा प्लान पता चल गया था। इधर काफी ढूंढने के बाद चेल्सी को ब्लैक सूटकेस मिल जाता है, लेकिन बॉम्ब फटने में अब सिर्फ 3 मिनट्स बचे थे। इसके बाद रोज सारे सिग्नल्स ऑन कर देती है और फिर सारे रेडियो काम करने लगते हैं। इसके बाद चेल्सी तुरंत सभी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और बाकी लोगों को इन्फॉर्म करती है कि कैंप डेविड में बॉम्ब है, इसलिए तुरंत प्रेसिडेंट को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अब बॉम्ब की बात सुनते ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और तभी चेल्सी को किसी की चीख सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। असल में ये आवाज मैडी की थी, जो खुद एशले को धमकी देकर उस सुरक्षित जगह से बाहर आ गई थी। लेकिन वो ये भूल गई थी कि एशले ने सिक्योरिटी 2 जगह से लगा रखी थी, जिसका लॉक सिर्फ बाहर से ही खुलता है। फिर चेल्सी दौड़कर अंदर जाती है और मैडी से दरवाजे का पासवर्ड पूछकर उसे वहां से बाहर निकाल लेती है। फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद कैंप डेविड में रखा बॉम्ब फट जाता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब तक सभी लोग वहां से बाहर निकल चुके थे, इसलिए कोई भी उस बॉम्ब धमाके में मारा नहीं जाता। दूसरी तरफ जब पीटर नेथन से लड़ रहा था तो कुछ ऑफिसर्स उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए पीटर को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है। फिर कुछ ऑफिसर्स प्रेसिडेंट को कवर करते हुए उन्हें हेलीकॉप्टर मरीन 1 के अंदर ले जाते हैं। लेकिन तभी पीटर वहां पहुंच जाता है और नेथन के एक ऑफिसर को शूट करके प्रेसिडेंट मिशेल के सिर पर बंदूक तान देता है। पीटर के ऐसा करते ही चारों तरफ ऑफिसर्स अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले सकते थे क्योंकि पीटर के पास प्रेसिडेंट मिशेल थी। फिर पीटर चिल्लाते हुए एजेंट से कहता है कि मरीन 1 के अंदर जाकर चेक करो, वहां बॉम्ब होगा। तो 2 ऑफिसर्स मरीन 1 चेक करने जाते हैं और कुछ देर के बाद वो दोनों दौड़ते हुए बाहर आते हैं, क्योंकि उसके अंदर सच में बॉम्ब था। फिर कुछ ही सेकंड्स में वो बॉम्ब भी फट जाता है और इस हादसे के बाद ऑफिसर्स तुरंत पीटर को पकड़ लेते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट मिशेल को समझ में आ जाता है कि पीटर का इरादा गलत नहीं था, बल्कि वो तो उनकी जान बचाने आया था। इसलिए प्रेसिडेंट मिशेल पीटर को छोड़ने का ऑर्डर देती है। तभी रोज पीटर से मिलने के बाद एक और शख्स से मिलने जाती है, जिससे बात करना उनके लिए बहुत जरूरी था, और वो शख्स थी डायना। अब रोज अपनी सारी भड़ास डायना पर निकाल देती है और जाने से पहले कहती है कि तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगी। फिर हम प्रेसिडेंट मिशेल को देखते हैं, जिन्होंने रोज और पीटर को मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया था। वहाँ मिशेल पीटर से कहती है कि गार्डन विक का अभी तक कोई पता नहीं चला, लेकिन हमारी टीम बहुत ही जल्द उसे पकड़ लेगी। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक मेडल देने से तुम्हारा एहसान खत्म नहीं होगा। जिस पर पीटर जवाब देता है, मैडम, मैं सिर्फ अपने डैड के बारे में सच जानना चाहता हूँ। तो प्रेसिडेंट मिशेल पीटर की बात मान लेती हैं और वो उसके डैड की पुरानी वीडियोस मंगवाती हैं, ताकि पीटर को सच्चाई पता चल सके। अब अगले सीन में हम चेल्सी को देखते हैं, जिसे अब मैडी की प्रोटेक्शन से हटाकर प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन पर लगा दिया गया था। फिर चेल्सी ये बात मैडी को बताती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। तो मैडी मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मुझे भी शायद अब खुद अपना ख्याल रखना सीखना होगा। तभी जब पीटर को अपने डैड की गवाही वाली वीडियो मिलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वीडियो में पीट खुद कन्फेस कर रहे थे कि उन्होंने विदेशी एजेंट से अमेरिका की कॉन्फिडेंशियल जानकारी के बदले में पैसे लिए थे। अब पीटर उस लाइन को सुनते ही वीडियो बंद कर देता है, क्योंकि आगे की बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। फिर मिशेल पीटर को बताती है, तुम्हारे डैड ने वीडियो में कन्फेस इसीलिए किया था क्योंकि वो डबल एजेंट बनने के लिए तैयार थे। उन्हें विदेश भेजा जाने वाला था ताकि दोनों तरफ से जानकारियों का लेन देन कर सकें। लेकिन बाद में एक विदेशी एजेंट ने उन्हें मार डाला ताकि वो FBI की मदद ना कर सके। साथ ही कार एक्सीडेंट कोई सच नहीं था, बल्कि पीट का मर्डर हुआ था।
फिर 7 साल के बाद कुछ ऑफिसर्स ने उस हत्यारे को ढूंढ निकाला, लेकिन ये बात कभी जनता के सामने नहीं आई। अब मिशेल की सारी बातें सुनने के बाद पीटर का मन शांत हो जाता है और फिर मिशेल कहती है, तुम्हारी जगह बेसमेंट में नहीं है और ना ही उस फोन के पास, बल्कि तुम्हें तो एक नाइट एजेंट होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर नाइट एक्शन में फोन करता है, ना कि फोन उठाता है। अब ये सुनकर पीटर बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद उसे एक नाइट एजेंट बना दिया जाता है। फिर वो रोज को अलविदा कह देता है, क्योंकि नाइट एजेंट बनने के लिए उसे रोज से दूर जाना होगा। लेकिन जाने से पहले वो रोज से वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए लौटकर जरूर आऊंगा। और इसी के साथ द नाइट एजेंट का फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही बहुत जल्द मैं इसका दूसरा सीजन भी लेकर आऊंगा, इसलिए ऐसी वीडियोस आती रहें, इसके लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।